A very, very good afternoon to each and every one of you. I am back after 2 days and thank you for all the hundreds and hundreds of birthday wishes that you sent. Thank you for all of that. मैं सबको आंसर नहीं कर पाई, मैं बहुत जल्दी कर दूंगी. इन 2 दिन भूमिका मैम ने बहुत अच्छे से आपके डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस ली और आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा. आई वॉज रियली हैप्पी टू सी दैट. मैं कंटिन्यूसली आपके कॉमेंट्स वगैरह के टच में थी कि सब ठीक चल रहा है. सो एवरीथिंग वॉज फाइन. गुड टू नो. कल संडे था, कल आपका वीकली रिवीजन सेशन लिया गया और कल एक और इम्पॉर्टेंट सेशन हुआ था बजट का सेशन जय सर ने लिया था. बहुत अच्छे से सिंपल भाषा में सारे इंपॉर्टेंट बजट के बेसिक्स और हाइलाइट्स उन्होंने समझाए. अगर नहीं चेकआउट किया है बाय चांस तो करंट जीके 2024 नाम से फोल्डर है, जाइए इस सेशन के बाद ज़रूर से देख लीजिए. बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड जय सर जो कि इकोनॉमिक्स में मास्टर हैं, ही इज़ अ वेरी वेल रेड पर्सन इन इकोनॉमिक्स. उन्होंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको ये पढ़ा रखा है. ठीक है जी, चलिए अब आज का जो सेशन है अगेन एक इंपॉर्टेंट सेशन है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट को नए गवर्नर्स मिले हैं तो वो आपको देखना है. अच्छा हो गया ना हमने सीएम और गवर्नर पहले नहीं किए, वरना वापस से चेंज करने पड़ते. तो बहुत सारे गवर्नर्स आ गए हैं और हम बहुत जल्दी सीएम और गवर्नर निमोनिक से यानी मेमोरी टेक्निक से लेकर के आ जाएंगे वीडियो आपको याद करवाने के लिए. दूसरा, ओलंपिक से हाल ही ताज़ा नई खुशखबरी आई है कि भाई पहला मेडल हम ले चुके हैं ओलंपिक्स का, तो वो भी हमको देखना है. उसके अलावा बहुत सारी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस गेट स्टार्टेड विद थिंग्स. सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डे. 28 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट डे आता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. कौन सा डे? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. और ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस बीमारी? ये करता है लिवर को इफेक्ट. ओके. और हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है. इट इज़ अ वायरल डिजीज. सो वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होता है. मेन ऑर्गन जो इम्पैक्ट होता है वो है आपका लिवर. और वायरस एक तरह का नहीं होता, 5 स्ट्रेन के वायरसेस होते हैं, ABCDE. राइट. सो हेपेटाइटिस कैन बी हेपेटाइटिस ABCD और E. और इसी के लिए जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए दैट व्हाट इज हेपेटाइटिस, ये क्या क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, आप इससे बच कैसे सकते हो, वैक्सीनेट करवा सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो. इसके लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है. यहाँ तक बात समझ में आ गई. इस बार की थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन. एक्शन लेने का समय है. अब देखिए, आउट ऑफ ऑल द स्ट्रेन ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखे जाते हैं, जो मेजॉरिटी इन्फेक्शंस करते हैं, वो हेपेटाइटिस बी और सी है. दुनिया भर में हर साल 1.3 मिलियन डेथ हेपेटाइटिस बी वायरस से और 2.2 मिलियन डेथ हेपेटाइटिस सी वायरस से हो रही होती हैं. दीज आर दैट कॉमन. राइट. और इनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है. हेपेटाइटिस ए बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, सी के लिए नहीं होता है. डी के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन काम कर जाती है. देखो, मेजॉरिटी केसेस में कंटैमिनेटेड फूड और कंटैमिनेटेड वाटर की वजह से वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है और उसके बाद बढ़ करके आपके लिवर को इम्पैक्ट करने लगता है. धीरे धीरे लिवर फेलियर, कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और फेटल होता है हेपेटाइटिस. राइट. और कुछ और केसेस होते हैं जिनमें अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आते हो, उनके बॉडी फ्लूइड्स के टच में आते हो, जैसे उनके ब्लड के टच में आ गए, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है. तो वायरस या तो डायरेक्टली आपकी बॉडी में आएगा या किसी और वेक्टर के थ्रू, यानी दूसरे इंसान के फ्लूइड्स के थ्रू आपकी बॉडी में आ सकता है. ठीक है जी, चलिए. देन अनदर इंपॉर्टेंट डे एंड रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज इंटरनेशनल टाइगर डे. सो इंटरनेशनल टाइगर डे, भारत जो कि दुनिया भर की टाइगर पॉपुलेशन का 70 to 75% टाइगर्स होल्ड करता है, उसके लिए ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखना शुरू करते हैं. कब मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे? 29 जुलाई को. 29 जुलाई को. अगेन रीज़न क्या है? अवेयरनेस लाना कि भाई टाइगर्स हमारे जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें कितने क्रिटिकल होते हैं. ये प्रीडेटर्स हैं, ये नीचे फूड चेन वाले जानवरों को खाते हैं, हर्बिवोर्स को फॉर एग्जांपल खाते हैं. अगर टाइगर्स की संख्या कम हो जाएगी तो वो जो एनिमल्स हैं जैसे डियर है उनकी संख्या बढ़ जाएगी. ग्रासेस के ग्रासलैंड वो फिनिश कर देंगे. उसकी वजह से हमारा पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होगा. राइट. हमारे फूड में कमी आएगी, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा. तो टाइगर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उनको बचाना क्यों चाहिए, इन सब के लिए अवेयरनेस लाने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है. सबसे पहले ये डे कब मनाया गया था? 2010 में. इंपॉर्टेंट है, 2010 के अंदर एक समिट हुआ. ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट.
इस समिट के अंदर डिसाइड किया गया कि हम इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाएंगे ताकि ज़्यादा जागरूकता आ सके, और एक TX2 प्रोग्राम भी इनिशिएट किया गया टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए। कब तक? 2022 तक, यानी 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो जाए, हम ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लें। ऐसी करीब जहाँ तक मुझे ध्यान है 13 कंट्रीज थी जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन थी, उन देशों ने इस समिट के अंदर ये डिसीजन लिया था। तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब से मना रहे हैं? 2010 से मना रहे हैं। वेरी गुड। अब देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के हिसाब से इसका अगर हम डेटा देखें तो टाइगर्स की संख्या बहुत डिक्लाइन हुई है। अगर आप एक सेंचुरी पहले देखो, यानी 100 सालों पहले देखो, दुनिया भर में फ्रीली 1 लाख टाइगर घुमा करते थे, 1 लाख। और आज की हम बात करें करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 4000 समथिंग टाइगर्स आर देयर इन द एंटायर वर्ल्ड। सो कितना शार्प डिक्लाइन है, 1 लाख से 4000, वो भी 100 सालों के अंदर अंदर, राइट। और इसीलिए फिर देशों ने अलग अलग कदम उठाए हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा टाइगर के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कि इंडिया ने क्या स्टेप्स उठाए हैं टू प्रोटेक्ट द टाइगर, जिसकी वजह से इसका नंबर इतना बड़ा है। तो साइंटिफिक नेम क्या है टाइगर का? पैंथेरा टाइग्रिस, ये जीनस है, ये स्पीशीज है। अब देयर आर सेवरल सब स्पीशीज ऑल्सो, राइट। जैसे कि भारत में पाया जाता है बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, ये बंगाल टाइगर भारत में पाया जाता है। इसके अलावा और कौन सी सब स्पीशीज हैं? इंडो चाइनीज, मलयन, साइबेरियन, साउथ चाइना, सुमात्रन टाइगर, राइट। ये एक एंडेंजर्ड एनिमल है। कौन सी कैटेगरी में आता है? एंडेंजर्ड में, IUCN के हिसाब से। और साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में आता है, यानी इसकी ट्रेड पे सख्त रोक हो रखी है ना, आप नहीं कर सकते इसका ट्रेड। इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन अगर आप देखो तो रिसेंट मोस्ट जो टाइगर काउंट किया गया था उसका एवरेज वैल्यू जो निकल के आया, मिनिमम और मैक्सिमम से एवरेज वैल्यू जो निकला, दैट वाज 3682, एंड अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% टाइगर दुनिया भर के कौन से देश में पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, राइट। अब अगर आप जरा देखोगे 2006 के अंदर जहां 1411 काउंट था टाइगर्स का, वहीं बढ़ के 2023 में 3682 पहुंच गया। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ध्यान दिया टाइगर्स की पॉपुलेशन पे। काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व्स इस समय आपको देखने को मिले, राइट। उनके प्रोटेक्शन पे बहुत काम किया गया, पोचिंग और इलीगल हंटिंग पे रोकथाम की गई, जिसकी वजह से नंबर बढ़ता हुआ दिखा है। तो अब कुछ एक माइलस्टोन्स देखते हैं कि ऐसा क्या क्या इंडिया के अंदर हुआ। तो देखिए 1969 पे हमने वाइल्ड कैट की स्किन्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे टाइगर की खाल होती है, पहले महाराजा लोग बड़े शान से लगा के रखते थे ना किलिंग करने के बाद, तो बहुत मैसिव हंटिंग हुई है ब्रिटिशर्स के टाइम टाइगर्स की, और जिसकी वजह से इनके नंबर में बहुत डिक्लाइन आया था। तो 69 के अंदर वाइल्ड कैट की स्किन को एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा। 1972 एक माइलस्टोन ईयर था जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आए थे। फिर 1973 यानी अगले ही साल हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया, राइट। प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे कि पूरा फोकस के प्रोजेक्ट टाइगर्स को हम कैसे कंजर्व करेंगे, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स भी बनाए जाने लगे। 2006 के अंदर एक अमेंडमेंट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। क्यों? इस अमेंडमेंट से हम क्या लेके आए? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी गठित की गई, वो इस अमेंडमेंट के जरिए हो पाया। 2010 में हमने ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट करना शुरू किया, और 2023 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, ग्लोबल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई 2023 में, इंडिया ने ही की, PM मोदी जी की लीडरशिप के अंदर की गई, कि सिर्फ टाइगर नहीं, टोटल ऐसी 7 बिग कैट्स होती हैं, जैसे लायन हो गया, पैंथर हो गया, लेपर्ड हो गया, पूमा हो गया। तो इन सभी बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फाउंडेशन 2023 में रखा गया। तो ये सारे कुछ कदम हैं जो भारत ने उठाए हैं ओवर द ईयर्स। और प्रोजेक्ट टाइगर को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। कहाँ से? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हम बोलेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है। आज की तारीख में अगर हम बात करें टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में, तो देयर आर 54 नहीं है। कई जगह PIB में 54 लिखा हुआ आपको दिखेगा, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप NTCA की वेबसाइट पे जाओगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे साफ साफ दिख जाएगा, और हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। 2023 के अंदर ही 55 नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया था, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान के अंदर है। इससे पहला वाला वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। दोनों 2023 में ऐड हुए थे, राइट। सो 55 टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। उसके अलावा जो मैंने आपको TX2 अवार्ड है ना, TX2 अवार्ड रिसेंटली 2022-23 के अंदर मध्य प्रदेश के 2 टाइगर रिजर्व्स को दिया गया, पेंच को और सतपुड़ा को,
ठीक है, इन दोनों ने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए थे, जिसकी वजह से दिया गया। एंड फाइनली 50 इयर्स प्रोजेक्ट टाइगर के खत्म होने पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च की गई थी 2023 में, जिसमें 7 कौन सी बिग कैट्स हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, पूमा, राइट। तो इन सबको ऐड किया गया। क्लियर जी? चलिए फिर हम चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, एंड दैट इज बहुत सारे स्टेट्स को मिले हैं नए गवर्नर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किए हैं न्यू गवर्नर्स इन मल्टीपल स्टेट, जैसे कि राजस्थान में नए गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बागड़े जी से हम बैग ले सकते हैं, हाँ। तो राजस्थान की मिट्टी, धोरों की मिट्टी यानी डेजर्ट की सैंड को हम बैग में भर के ले जा रहे हैं, नहीं तो राजस्थान के डेजर्ट में हम भाग रहे हैं। इमेजिन कर लीजिए, याद हो जाएगा। तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा जी, सिक्किम ओम प्रकाश माथुर जी, झारखंड संतोष कुमार गंगवार। सो गैंग की वॉर चल रही है और वॉर में कोई झाड़ियों में गिर रहा है, कोई दूसरी झाड़ियों में गिर रहा है। सो गैंग वॉर गंगवार जी से आप झारखंड के गवर्नर याद रख सकते हो। ऐसे छोटे छोटे हिंट दे रही हूँ, चाहो तो पिक करते चलना। छत्तीसगढ़ के रमन देका, ये टॉप रेमन जैसी स्पेलिंग है ना इनकी, है ना। टॉप रेमन कितने रुपीस का लिया? 36 रुपए का पैकेट आया टॉप रेमन का। मेघालय के CH विजय शंकर जी, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन जी को बनाया गया है गवर्नर। पंजाब में गुलाब चंद कटारिया जी बने हैं, पंजाबी लोग कटारी रखते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। असम के जो गवर्नर हैं वो बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। असम के तो गवर्नर हैं ही, लेकिन अभी मणिपुर के एडिशनल चार्ज के तौर पे गवर्नर भी बने हुए हैं। तो दो स्टेट्स ये संभाल रहे हैं। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी का किसको बनाया है? कैलाश नाथन जी को, के कैलाश नाथन। कैलाश पर्वत में ठंडी ठंडी पुडिंग खा रहे हो बैठ के, या शिव जी खा रहे हैं, ऐसा कुछ याद रख लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब ये तो गवर्नर हो गया। अब गवर्नर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल्स मैंने दे रखे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे कि गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल होते हैं, तो पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 153 से लेके 162 तक मेंशन्ड है। सो ये 153 से 162 तक सभी आर्टिकल गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड बातचीत करते हैं। गॉट इट? अब कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 153 बोलता है कि स्टेट के ऊपर एक गवर्नर होना चाहिए, लेकिन ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक गवर्नर एक ही स्टेट देखेगा। ठीक है। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है। आर्टिकल 155 बोलता है कि अपॉइंट कौन करेगा गवर्नर ऑफ स्टेट को? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 156 बोलता है कि भाई जो गवर्नर है वो 5 साल की टर्म के लिए आएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर है इस कार्यकाल को कम या ज़्यादा करना, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर है भाई। देन आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है। इंडियन सिटीजन होने चाहिए और कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज के होने चाहिए। ठीक है, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने देख लिए। ओवरऑल आर्टिकल 153 से 162 तक गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में डील करते हैं इन पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, चलो। तो आप जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, आप लोग सोच रहे हो कि मैम ये जो आप पढ़ा रहे हो इसके नोट्स बनाएं क्या, या कहीं PDF मिलेगा? तो PDF मिलेगा, और मैं यही रेकमेंड करूंगी आप वहां से पढ़ो। तो परचम का टेलीग्राम चैनल है, परचम की ऐप भी है, ऐप में फ्री सेक्शन होता है, वहाँ आपको मिल जाएगा, या परचम टेलीग्राम पे फ्री में अपलोड किए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल PDF चाहिए, जैसे मान लीजिए 6 मंथ मैगजीन चाहिए, तो आप parchamclasses.in यहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। रजिस्टर करना मत भूलिएगा, पहले रजिस्टर करके प्रोफाइल बना लेना। ठीक है, इस तरह का एक आइकन आता है ना इंसान जैसा, उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। फिर आप वेबसाइट से कभी भी कुछ भी खरीदोगे तो ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस होता है। और अगर आपको कोई भी कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन चाहिए तो परचम ऐप, ओके, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। कोर्सेज सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने बता दिया। ऐप में अभी ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करूँगी, बिकॉज हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए। तो आप ऐप पे जा करके जनरल अवेयरनेस का कोर्स भी देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देख सकते हो, काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। और कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर है 9929507407। यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा, या मेल करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। इसको सेव कर लो अपने पास एक जगह, परचम के नाम से नंबर सेव कर लो, और ये ईमेल ID सेव कर लो। कभी भी कोई ट्रबल आता है यू कैन रीच आउट टू अस। सो चलिए जी, अब जो अगली खबर है वो नेशनल डोमेन से हम ले रहे हैं, और न्यूज़ ये है कि जो सेंट्रल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये सरकारी कंपनी है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC, इसने और नेटफ्लिक्स इंडिया ने मिल करके लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव।
ओके, एक MOU साइन किया है दोनों कंपनीज ने और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है द वॉइस बॉक्स। और ये क्या करेगा, जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर उनकी स्किल्स अपग्रेड करेगा कि वो और बेटर वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं, मराठी में, इंग्लिश में, एटसेट्रा, हिंदी में। सो वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप समझते हो, जैसे आप कार्टून्स देखते हो, आप अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर डब्ड मूवीज देखते हो, तो कौन आवाज़ दे रहा होता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट दे रहे होते हैं, राइट। तो उन वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ट्रेन करने के लिए NFDC और नेटफ्लिक्स इंडिया साथ में आए हैं, जिससे कि लोग ट्रेन हो, अपस्किल हो, बिकॉज इस सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट। और इसके लिए स्ट्रक्चर्ड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी 7 मेजर सिटीज़ के अंदर, जिनमें एटलीस्ट 50% विमेन कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप में रखा जाएगा। टोटल कितने लोग इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे? टोटल 210 पीपल विल बी पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीपल वर्कशॉप, 50% फीमेल पार्टिसिपेशन विल बी सॉट। अच्छा, अब इसमें नेटफ्लिक्स इंडिया का क्या रोल है? चलिए, सरकार तो चाह रही है कि भाई लोगों को आप ट्रेन कर दो। नेटफ्लिक्स इंडिया उन कैंडिडेट्स जो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे, जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे, उनको मौका देगी आज़ादी की अमृत कहानियाँ, ये नेटफ्लिक्स इंडिया का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इसमें वॉइस ओवर करने का मौका देगी। तो आप वर्कशॉप कीजिए, और वर्कशॉप में ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से, उसके बाद वर्कशॉप दी जाएगी, फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं। और ये जो ट्रेनिंग है, इसके लिए पार्टनर किसने किया है? पर्ल अकेडमी ने। ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? पर्ल अकेडमी पे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गई बात। और ये जो पूरा इनिशिएटिव है, इसका नाम है द वॉइस बॉक्स। अगली खबर, आज यानी 29 जुलाई को इनॉग्रेट होने जा रहा है हुमायूं टूम्ब म्यूजियम, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टूम्ब कॉम्प्लेक्स, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो उसी प्रेमिस के अंदर भारत का पहला सनकन म्यूजियम है, हुमायूं टूम्ब म्यूजियम, उसका आज इनॉग्रेशन है, जो कि हमारे यूनियन कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी करेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये जो पूरा म्यूजियम है, इसकी खास बात क्या रहने वाली है? सोचो, इसमें हुमायूं के समय और उनके लाइफ टाइम से रिलेटेड, और मुगल एम्परर्स जितने भी रहे हैं उस समय जीवन कैसा होता था, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास आर्टफैक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, वो डिस्प्ले में रखी जाएंगी, ठीक है। सो मुगल एम्परर हुमायूं किनके बेटे थे? बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं के अकबर, है ना, उसके बाद और इनकी मुगल लीनेज आगे बढ़ी। सो हुमायूं के लाइफ से रिलेटेड जो लेसर नोन एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले में डाले जाएंगे, और निज़ामुद्दीन एरिया जो है जहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स है, उससे रिलेटेड कुछ बातें और जो भी फैक्ट्स हैं, आर्टफैक्ट्स हैं, वो रखे जाएंगे। अब ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये किसने बनवाया था? ये एक एडिशनल पॉइंट हम देख लेते हैं। तो हुमायूं की बीवी थी बीगा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रिकॉर्ड के हिसाब से इन्होंने ये मकबरा 1569-70 के अंदर बनवाया था, हुमायूं की डेथ के करीब 14 साल बाद, राइट। और अभी अगर हम इस म्यूजियम की बात करें, तो ये किसने बनवाया है? आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर है, इसने बिल्ड करवाया है ये म्यूजियम, अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव के तहत, कि भाई हम थोड़ा रिन्यू करेंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स को। और मैनेजमेंट कौन देखेगा इस म्यूजियम का? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखेगा। अब देखिए, यहाँ पे करीब 700 एक्सक्विजिट आर्टिफैक्ट्स रखे जाएंगे, जो कि ASI मैनेज करेगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी, जैसे कि अगली स्लाइड पे अभी हम देखेंगे अकबर के टाइम के सिक्के चांदी के, जिनमें एक तरफ राम, एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है। और उसके अलावा पहले ये देखो कि इसकी डिज़ाइन, संकर म्यूजियम है ना, तो अंडरग्राउंड डिज़ाइन है, और किस बेसिस पे बनी हुई है? बावली पे। बावली जानते हैं? स्टेप वेल हम जिसे कहते हैं, रानी की वाव, इसी तरह की बावली है एक। पानी भर के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए स्टेप वेल्स का इस्तेमाल किया जाता था पहले, और उसी डिज़ाइन के ऊपर बेस करके इस म्यूजियम को भी बनाया गया है। 100 सीट्स भी हैं, लाइब्रेरी है, ईटरी है, एट्सेट्रा। यहाँ पे लाइक आई वाज टेलिंग यू, अकबर के टाइम के चांदी के सिक्के, जो कि 1596 के टाइम के हैं, जिनमें एक तरफ राम, एक तरफ अल्लाह लिखा है। इसी तरह से बहुत सारे और जो 18 मुगल एम्परर्स रहे हैं, उनके टाइम के भी सिक्कों का डिस्प्ले रखा गया है। नॉट जस्ट दैट, जो हुमायूं के टाइम में और जो भी चीज़ें मिलती थी, जैसे कि कुछ हेलमेट्स वगैरह हो गए जो पहन के वॉर पे जाया जाता था, जो भी सामान, वो सब भी डिस्प्ले में किए गए हैं। देन बहादुर शाह जफ़र, जो कि आखिरी मुगल एम्परर रहे, उनके बाद मुगल एम्पायर खत्म हो गई, तो उनकी थ्रोन, उनकी जो राजगद्दी थी, उसका भी डिस्प्ले रखा गया। ओके, सो इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्लियर है जी? ओके, अब हम आते हैं अगली खबर की तरफ। एंड द न्यूज़ इज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने सेलिब्रेट किया अपना 18th फाउंडेशन डे।
किसने सेलिब्रेट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने सेलिब्रेट किया है। और कहाँ? पृथ्वी भवन जो कि नई दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे। और इसके अंदर जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट प्रोफेसर सूद, अजय कुमार सूद जी, ये चीफ गेस्ट थे। कब आता है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का फाउंडेशन डे? 27 जुलाई 2006 के अंदर इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था, इस मिनिस्ट्री को, राइट। तो करीब 2 दशक पूरे हो गए हैं। देन अगली खबर है, इंडिया अज्यूम्स द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की चेयर यानी इसकी बागडोर, जो कमान है फॉर द सेशन या ईयर 24-25 किसके हाथ में आई है? इंडिया के हाथ में आई है। तो अभी ADPC की मीटिंग हुई, ओके, एक मीटिंग हुई बैंकॉक थाईलैंड में 25 जुलाई को, और इसी मीटिंग के दौरान इंडिया ने चेयरमैनशिप अपने हाथ में ली है फॉर द ईयर 24-25। और इंडिया की तरफ से कौन व्यक्ति हैं जो चेयरमैन के तौर पे इस सेंटर को लीड करेंगे इस पूरे सेशन में? सो राजेंद्र सिंह जी, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड हैं राजेंद्र सिंह जी, और ये ही चेयरमैन के तौर पे अभी पोजीशन होल्ड करेंगे किसकी? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की। क्या करता होगा ये सेंटर? इसका काम क्या होगा? जो भी एशिया के अंदर मेजर डिजास्टर्स आते हैं उसके अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करना और मैनेजमेंट देखना, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉडीज इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। एंड अगर हम देखें कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, सो 1986 से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम कर रहा है। इसके काफ़ी सारे फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनमें इंडिया भी वाज वन ऑफ इट। चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। हेडक्वार्टर्ड कहाँ है ये सेंटर? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है, ठीक है जी। सो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है, और उसके चेयर के तौर पे इंडिया के पास में बागडोर आई है फॉर द ईयर 24-25। अगली खबर, अभी आपने पढ़ा होगा 26 जुलाई को जब CA सेशन आया था कि कारगिल विजय दिवस मनाया गया है ना। कारगिल विजय दिवस कब आता है? 26 जुलाई को आता है, जब हमने कारगिल पे पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत हासिल की थी। सो इस बार सिल्वर जुबली एनिवर्सरी यानी 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए कारगिल विजय दिवस को, और उसी के लिए एक कॉमेमोरेटिव स्टैंप भी रिलीज की गई है। उसकी याद में एक स्टैंप रिलीज की गई है, ठीक है। वही हम पढ़ रहे हैं, कहाँ रिलीज की गई? द्रास कारगिल लद्दाख के अंदर, टू मार्क सिल्वर जुबली ऑफ कारगिल विजय दिवस। बस इतना ध्यान आपको रखना है। अब देखिए अगली खबर जो है ना, वो भी कारगिल विजय दिवस से जुड़ी है, लेकिन सिर्फ इतना सा एसोसिएशन है कि जो अनाउंसमेंट आया है वो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आया है, लेकिन जो न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है? वो अग्निवीर से रिलेटेड है। अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम याद है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। अग्निपथ स्कीम 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी मोदी सरकार द्वारा, जिसके तहत जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें यंग लोगों को रिक्रूट करने के लिए, ताकि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज है वो थोड़ी कम हो जाए, बहुत यंग डायनेमिक लोग हमारी सेनाओं में शामिल हों। तो इसके लिए 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो अग्निवीर बन सकते हैं अग्निपथ स्कीम के थ्रू। अब इसके लिए 4 साल तक उनको अपनी पूरी सेवाएं देनी है। उसके बाद 25% जो लोग होते हैं उनको सिलेक्ट करके और आगे 15 साल तक अपॉइंटमेंट में रखा जाएगा, और बाकी जो 75% लोग हैं जो अग्निवीर हैं वो अब सेवाओं से बाहर हो जाएंगे। तो इन 75% लोगों को जो कि एक्स अग्निवीर हैं, ये 75 कौन है? एक्स अग्निवीर हैं। इन लोगों के लिए अभी बहुत सारे स्टेट्स ने अनाउंस किया है कोटा, जॉब कोटा, ये न्यूज़ है, ठीक है। ये जितने भी स्टेट्स हैं ये सब बीजेपी लेड स्टेट्स हैं, यानी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज ये जो अग्निपथ स्कीम है ये बीजेपी ने इंट्रोड्यूस की थी, और ऑपोजिशन इसको बहुत अपोज कर रहा था कि भाई 4 साल तक की सेवाएं होंगी, उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो जितनी अभी थोड़े टाइम पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 10% कोटा रिजर्वेशन देंगे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल वाली जो पोजीशन होती है, जब इस पे भर्तियां होंगी तो 10% किसके लिए रिजर्व रखा जाएगा? इन एक्स अग्निवीर्स के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसी तर्ज पे अब बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है,
एक हरियाणा ने तो पहले ही कर दिया था 17 जुलाई को कि हम 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देंगे सरकारी जॉब्स में अग्निवीर्स को। अब टोटल 8 स्टेट ऐसे हैं, 8 हैं, कई जगह आपको 6 मिलेगा, कई जगह आपको 7 मिलेगा, टोटल ऐसे 8 स्टेट हैं जिन्होंने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अनाउंस किया है कि हम भी अलग अलग तरह से कोटास देंगे इनको सरकारी नौकरियों के अंदर, ठीक है, जिसमें गुजरात, ओडिशा, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तराखंड, अरुणाचल और राजस्थान शामिल हैं। अब कौन कितना कोटा देगा, कौन सी फैसिलिटी देगा, वो धीरे धीरे स्टेट्स रिवील करते रहेंगे, पर मुख्य बात जो ध्यान रखनी है कि कोटा या रिजर्वेशन मिलेगा एक्स अग्निवीर्स को। और ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर ने अग्निपथ स्कीम कब लॉन्च की थी, 2022 में की थी। एम क्या है, एज प्रोफाइल जो है हमारी आर्म्ड सर्विसेज में वो कम करने का। 17.5 to 21 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे एलिजिबल हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों। 4 साल तक सर्विसेज देंगे, 25% आगे बढ़ेंगे 15 साल की सर्विसेज के लिए, बाकी निकाल दिए जाएंगे और उनको उनके बेनिफिट जो भी हैं वो दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगली खबर एक बुक से रिलेटेड है, एक बुक लॉन्च हुआ है। बुक का क्या नाम है, बुक का नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स किसने लिखी है, सुदीप्ता सेनगुप्ता। सुदीप्ता सेनगुप्ता जी ने लिखी है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। और कौन है सुदीप्ता सेनगुप्ता, माउंटेनियर हैं, उसके साथ अलावा जियोलॉजिस्ट हैं, और जब हमारा 3rd एक्सपेडिशन गया था ना एंटार्क्टिका, तो उसमें भी ये हिस्सेदार, मतलब उसमें शी वॉज अ पार्ट ऑफ इट, राइट। और ये जो बुक है ये हापर कॉलिंस इंडिया की तरफ से पब्लिश की गई है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स बाय सुदीप्ता सेनगुप्ता। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे एंड द न्यूज इज गवर्नमेंट सेट्स अ टारगेट टू ओपन 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बाय 31 मार्च 2027। सो सरकार ने एक टारगेट लिया है अपने लिए, और वो ये टारगेट है कि 2027 मार्च तक, 2027 मार्च तक हम लोग पूरे देश भर में टोटल कितने जन औषधि केंद्र खोल देंगे, 25,000। अब ये क्या है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जन औषधि, आम इंसान को, आम नागरिक को दवाई मिल सके, यानी ये जेनेरिक मेडिसिन होती है। किससे रिलेटेड है ये, जेनेरिक मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिनमें क्वालिटी तो पूरी है, राइट, लेकिन ये सस्ती हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई ब्रांड का लेबल नहीं आ गया बड़ा बड़ा, है ना। जैसे कोई बड़ी ब्रांड का लेबल आता है दवाइयों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जबकि फॉर्मूला सेम होता है। तो ऐसे जन औषधि केंद्र जहाँ पे सस्ती और अच्छी दवाइयाँ आम जन को सबको मिल सके, ऐसे 25,000 केंद्र कब तक खोले जाने हैं, 31 मार्च 2027 तक, राइट। और ये जो जन औषधि केंद्र होते हैं किस योजना के तहत, कौन सी स्कीम के तहत खोले जाते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, जो कि नवंबर 2008 में लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव यही था, अच्छी और सस्ती दवाई सबको मिल सके, राइट। अच्छा, अभी थोड़े ही समय पहले भारत ने पहला प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किसी और देश में ओपन किया है, ओके, तो उसका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। अगली खबर की तरफ आएंगे, बिल्कुल वन लाइनर न्यूज़ की तरह ध्यान रखना है। CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल मिशन। किस चीज़ का नेशनल मिशन, सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस। जो पैकेजिंग होती है, बहुत सारा प्लास्टिक यूज होता है, राइट, सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे, तो ऐसे सॉल्यूशंस पे वर्क करेगा CSIR। CSIR डेवलप करेगा ऐसे सॉल्यूशन जो कि सस्टेनेबल ऑप्शंस दें पैकेजिंग के क्षेत्र में, और इसी के तहत बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्टिंग और मॉनिटरिंग सेंटर भी खोले जाएंगे कि जो भी आप चीज़ें बना रहे हो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। फाइन, चलिए अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ के लिए चलते हैं गुजरात। गुजरात ने ये अनाउंस किया है कि भाई जैसे सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग है ना, नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है, सोचता है कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, इसी तरह से गुजरात सरकार अपना खुद का ग्रिट थिंक टैंक इस्टेब्लिश करेगी, और उसका प्लान शेयर किया है कि बहुत जल्दी हम ग्रिट थिंक टैंक लेकर के आएंगे। ग्रिट थिंक टैंक यानी कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमने टारगेट लिया है पूरे नेशनल लेवल पे कि हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है, एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो उसमें गुजरात कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, और इसलिए उसने अपना खुद का एक थिंक टैंक बनाने का डिसीजन लिया है। साथ ही साथ उन्होंने गुजरात @2047 डायनेमिक डॉक्यूमेंट रोड मैप ये भी रिलीज किया कि इस तरह से हम गुजरात को आगे बढ़ाएंगे और इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, कौन है CM गुजरात के, भूपेंद्र पटेल हैं। अभी एक वन लाइनर न्यूज़ और देखिएगा। अभी जब बजट पेश हुआ था तो उसमें एक अनाउंसमेंट हुआ था,
इंडस्ट्रियल पार्क्स, 12 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, मेजर इंडस्ट्रियल पार्क देश के अंदर खोले जाएंगे। उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट होने वाला है वो कौन से स्टेट को मिलेगा? महाराष्ट्र को मिलेगा। और महाराष्ट्र के भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के दीघी पोर्ट पे इसको डेवलप किया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट पीयूष गोयल जी की तरफ से आया है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, सो जो 12 प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनमें सबसे बड़ा महाराष्ट्र के रायगढ़ के डीगी पोर्ट को मिलेगा, वहां डेवलप होगा। चलिए अब एक अवार्ड डिस्कस करते हैं। सो अवार्ड है, अवार्ड का नाम है वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024। वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। एपिग्राफ्स क्या होते हैं? जो बहुत पुराने समय में कहीं कुछ लिख दिया गया हो, मंदिरों की दीवार पे, किसी पत्थर के ऊपर, किसी पत्ते के ऊपर, ताम्रपत्र, किसी मेटल के ऊपर, और वो प्रिजर्व्ड है और आज के समय में हमें मिलते हैं, हम उसको रीड करते हैं और समझते हैं और डिकोड करते हैं, ये सब एपिग्राफी कहलाती है। तो पूरी स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स जो हमें अलग अलग जगह से मिलती हैं। सो वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 किसको गया? डॉक्टर वी वेदचलम। डॉक्टर वी वेदचलम। वी वेंकैया अवार्ड है वी वेदचलम जी को, देखो वी वेरी वेरी गुड जी, याद ही नहीं करना पड़ेगा हमको। सो वी वेदचलम जी को वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड मिला है। वेदचलम जी तमिल एपिग्राफर और हिस्टोरियन है। 25 करीब किताबें इन्होंने लिखी हैं या को ऑथर की हैं, अलग अलग जगह जो भी एपिग्राफ्स मिले हैं उनसे रिलेटेड। और वी वेंकैया जी जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है वो कौन थे? वो पहले इंडियन चीफ एपिग्राफिस्ट थे सरकार के लिए, यानी सरकार जो भी चीज़ें खोद के आप ढूंढ के लाती होंगी और उनसे रिलेटेड जो एपिग्राफी की स्टडी करते थे, पहले इंडियन चीफ एपिग्राफिस्ट भारत सरकार के लिए वी वेंकैया जी थे। ओके, चलो अब हम चलते हैं, कुछ एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यूएनसीटीएडी की एक रिपोर्ट है कि भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब खराब हो जाते हैं, काम नहीं आते, तो हम उनको स्क्रैप कर देते हैं, वो वेस्ट में चले जाते हैं। ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है भारत के अंदर, वो 2010 से 22 में यानी 2010 to 22 के अंदर 163% ग्रो किया है। कितना ग्रो किया है? 163% का राइज हमने देखा है ई वेस्ट में भारत में 2010 से 2022। और नॉट जस्ट दिस, अगर हम एशिया की बात करें तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट हुआ है। चाइना की अगर हम बात करें तो जितना भी ई वेस्ट जनरेट हुआ है उसका आधा, एशिया का आधा तो चाइना ने अकेले ने जनरेट किया है। व्हाट इज यूएनसीटीएडी? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये न्यूज़ समझ में आ गई। अब एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि ठीक है ना, डिजिटल यूज़ कर रहे हैं तो वेस्ट भी होगा, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो, नॉर्मल वेस्ट भी तो प्रोड्यूस हो रहा है। सी, डिजिटल डिवाइसेस के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, कैडमियम हो गया, मर्करी हो गया, लेड हो गया। अगर इनको प्रॉपर्ली ट्रीट करके डिस्पोज नहीं किया, अगर ट्रीट करके आपने कुछ कचरे में नहीं फेंका, तब तक ये बहुत हार्मफुल है, आपके सॉइल को खराब करेंगे, आपके एटमॉस्फेयर को खराब करेंगे और अल्टीमेटली आप ही की बॉडी के अंदर आने, राइट। सो ई वेस्ट को मैनेज करना बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होता है। अगला अब हम चलते हैं एक इंडेक्स की तरफ, कैंटर या कंतार जैसे भी आप इसे पढ़ें, कैंटर ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स। कौन सा ब्रांड कितना इंक्लूजन रखता है? इंक्लूजन यानी हम बोलते हैं ना, जब जो सबको साथ में लेके चलता हो, राइट, जिसमें ना फीमेल्स छूटा हुआ फील करे, ना मेल्स छूटा हुआ फील करे, ना होमो हेट्रोसेक्सुअल्स, अलग अलग जेंडर जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग रेस के लोग खुद को एसोसिएटेड फील करें उस ब्रांड से। तो वो ब्रांड कितना सबको साथ में लेकर के अपने प्रमोशन, ब्रांडिंग, ब्रांड इमेज बनाता है, उसके बेसिस पे कैंटर ने ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज किया है। ये लोगों के रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। तो इसने टोटल 18 कंट्रीज के अंदर 23,000 लोगों से बातचीत की कि हाँ भाई, आप इस ब्रांड को क्या लगता है, सबको इंक्लूड करता है, नहीं करता है अपनी पोजीशनिंग के अंदर, इमेजिंग के अंदर? तो हाँ करता है, तो उसको उतना अच्छा रैंक दिया गया। ग्लोबली अगर आप देखोगे, गूगल टॉप पे आया है मोस्ट इंक्लूजन वाला ब्रांड। इंडिया के लेवल पे अगर आप देखो तो कैंटर ने पहली बार फर्स्ट एडिशन इंट्रोड्यूस किया है इंडिया ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स स्टडी का। इंडियन ब्रांड्स कितने इंक्लूसिव हैं या नहीं हैं उसके बेसिस पे टॉप 5 जो निकल के आए हैं वो हैं गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजॉन, जियो एंड एप्पल। ये टॉप 5 मोस्ट इंक्लूजन वाले ब्रांड्स हैं। गूगल इंडिया लेवल पे भी टॉप है और ग्लोबली भी टॉप पे है। ग्लोबली सेकंड पे अमेजॉन, थर्ड पे नाइकी है, राइट। 75 कंज्यूमर्स को लगता है, जिन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया, कि अगर कोई ब्रांड डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को साथ लेके चलता है तो हमारी परचेजिंग डिसीजंस अफेक्ट होते हैं, यानी आप जितना सबको इंक्लूड करोगे हम उतना ही आपके ब्रांड के टुवर्ड्स आएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई कहानी।
अब कैंटर का ही एक रिपोर्ट सामने आई, उसका नाम है कैंटर ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट, और इसके हिसाब से जो पार्ले है, पार्ले जी के बिस्किट सबके घरों में मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, है ना। सो पार्ले कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट चोजन इन होम एफएमसीजी ब्रांड। एफएमसीजी क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो जल्दी जल्दी खपत होती है, जल्दी जल्दी कंज्यूम किए जाते हैं और जल्दी जल्दी मार्केट में आते हैं और हम जल्दी जल्दी खरीदते हैं वापस से, जैसे बिस्किट। तो एफएमसीजी ब्रांड जो कि सबसे ज़्यादा चोजन है, घरों में आता है और 12 साल से लगातार टॉप पे बना हुआ है, वो है पार्ले। पार्ले ब्रांड, पार्ले के बिस्किट हर एक घर में मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम इन होम बिस्किट टॉप कौन किया है? पार्ले किया है। इसके बाद जो एफएमसीजी ब्रांड्स आई हैं वो ब्रिटानिया, अमूल, क्लिनिक प्लस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आए हैं। और ये जो पूरा सर्वे था या जो रिपोर्ट थी, ये कंज्यूमर रीच पॉइंट्स पे बेस्ड थी। कंज्यूमर रीच पॉइंट यानी कंज्यूमर एक्चुअल परचेज कितनी करता है और कितनी बार करता है। यानी आप 10 पैकेट खरीद के ला रहे हो और बार बार खरीद रहे हो, हर 5-7 दिन में खरीद रहे हो, तो आपका जो कंज्यूमर रीच पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। गॉट इट? तो पार्ले मोस्ट चोजन इन होम एफएमसीजी ब्रांड के तौर पे इस्टेब्लिश दिखाया गया है। अगली खबर के लिए चलते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी वाली फील्ड की तरफ चलते हैं। और साइंस के अंदर यानी मेडिकल फील्ड में हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील में दुनिया भर का पहला डेथ केस देखा गया है एक बीमारी से, एक वायरस से। उसका नाम है ओरोपॉश वायरस। ओरोपॉश वायरस जो कि डेंगू जैसे सिम्टम्स देता है, लेकिन अभी तक कोई डेथ रजिस्टर नहीं हुई थी दुनिया भर में कहीं भी। लेकिन पहली बार ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसमें ओरोपॉश वायरस से पहली डेथ रजिस्टर की गई है। राइट, सो ब्राज़ील हैज़ रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ फ्रॉम ओरोपॉश वायरस। और ये वायरस जो है, इसका वेक्टर कौन है, किसके थ्रू ये स्प्रेड होता है? तो ऑब्वियसली मस्कीटो तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं हमारा। और उसके साथ साथ ये मिजेस भी होते हैं, इन्फेक्टेड मिजेस। पानी के ऊपर छोटे छोटे मच्छर जैसे ही दिखते हैं ये, पर थोड़े डिफरेंट होते हैं, और ये इस वायरस को लेके आपकी बॉडी में एंटर करवाते हैं। इसके सिम्टम डेंगू जैसे ही होते हैं। ये वायरस सबसे पहले 1955 में ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के अंदर डिस्कवर किया गया था, और पहली डेथ कहाँ रजिस्टर हुई है इससे? ब्राज़ील के अंदर हुई है। ये बीमारी कंटेजियस नहीं होती, यानी इंसान से इंसान में नहीं फैलती, जैसे कि डेंगू नहीं फैलता। लेकिन हाँ, अगर मदर है, प्रेग्नेंट है, लेडी है, तो वो अपने चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बिकॉज इससे मेनिंजाइटिस हो जाता है, नहीं दिमाग में सूजन आ जाती है। एंड इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन अभी तक नहीं है। राइट, चलिए, इसका जो स्प्रेड है वो देखा गया है साउथ अमेरिका में, कैरेबियन में और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा बहुत इसका स्प्रेड देखा गया है। अगली जो खबर आ रही है, देखिए, एक बहुत बड़ा रीज़न है एनुअल डेथ्स का स्नेक बाइट। स्नेक के काटे जाने से लाखों लोगों की हर साल मौत होती है, और उनमें भी एक बहुत डेंजरस सांप होता है कोबरा। और कोबरा वो भी जो कि जो अपना वीनम है वो स्पिट करता है, यानी कि जैसे आप उसको देखोगे वो अपने पीछे के फैंग सीधे करेगा और वहाँ से दूर से वो अपना जहर फेंकता है, स्पिट करता है, और वो आपकी बॉडी में जहाँ भी पेनिट्रेट करेगा आपका ऑर्गन बहुत बुरी तरह से डैमेज होगा, और छोटे ऑर्गेनिज्म तो हाथों हाथ मर जाते हैं। सो रिसर्चर्स ने एक ऐसी दवाई फाइंड आउट की है, जो दवाई ओरिजिनली काम में ली जाती है खून को पतला करने के लिए, खून के जो थक्के बन जाते हैं यानी क्लॉटिंग हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए काम में दवाई ली जाती है। और सेम मेडिसिन को या सेम फॉर्मूला को हम इस स्पिटिंग कोबरा वीनम से लड़ने के काम में भी ले सकते हैं, बिकॉज अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी वीनम्स नहीं बने हैं हमारे पास, तो इसको काम में लिया जा सकता है। और इस फॉर्मूला का नाम है टिंज़ेपैरिन। सो रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट टिंज़ेपैरिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड डैमेज जो कि ह्यूमन सेल को होता है स्पिटिंग कोबरा के जहर से। वीनम मतलब पॉइजन, जहर। स्पिटिंग कोबरा का जो जहर है, अगर आपके किसी भी बॉडी पे मान लीजिए आंख में गया तो आंख गई आपकी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी। जिस भी ऑर्गन पे उस जहर का असर होगा वो ऑर्गन तो पक्का डैमेज होगा। तो एंटीवीनम नहीं है, तो ये जो दवाई है टिंज़ेपैरिन, ये बहुत स्ट्रांगली काम कर सकती है। और ये ओरिजिनली किस में काम में ली जाती है? डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, यानी आपकी वेन्स जो होती हैं उनमें जब क्लॉट्स जम जाते हैं तो उनको पतला करने, उनको गलाने के काम में ली जाती है। और इसी पे अब ह्यूमन ट्रायल्स किए जाएंगे कि कितनी इफेक्टिव हो रही है। क्लियर है? चलिए, अगली खबर आ रही है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से। इस कंपनी को अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर मिले हैं और नाम क्या है? रविंद्र कुमार कुंडू जी से याद रखिएगा, कुंडू यूनिक सरनेम में याद हो जाएगा। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के नए एमडी कुंडू जी बने हैं। देन हम आते हैं बिम्स्टेक।
बिम्स्टेक जो कि 7 देशों का एक रीजनल ग्रुप है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका का, इन बिम्स्टेक कंट्रीज के जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं, ओके, नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स हैं, उनकी 4th एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग कंडक्ट की गई। कहाँ? म्यांमार के नेपितो में। म्यांमार में जो कैपिटल है नेपितो, वहाँ पे 4th एनुअल बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स की मीटिंग हुई। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? हमारे सिक्योरिटी चीफ कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल जी। तो अजित दोवल जी ने हमें रिप्रेजेंट किया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक है, राइट। और बिम्स्टेक की ना एक मीटिंग हुई थी गोवा के अंदर 2016 में, लीडर्स की, यानी सभी देशों के लीडर्स की। वहाँ डिसाइड किया गया था कि लीडर्स की मीटिंग तो होती ही है, लेकिन हमें हमारे नेशनल जो हमारे सिक्योरिटी चीफ्स हैं उनकी मीटिंग भी हर साल करनी चाहिए, ताकि टेररिज्म या फिर कोई भी तरह का डेंजर आ रहा है तो उसमें भी हम एक दूसरे का कोऑपरेशन कर सकें। और इसलिए फिर 2017 से इस एनुअल मीटिंग को कंडक्ट किया जाने लगा। इस बार ये 4th एडिशन है। और क्योंकि म्यांमार में हुई है, म्यांमार के पीएम देख लीजिए कौन है? मिन ऑन्ग यांग है। सबसे पहली ये जो मीटिंग थी सिक्योरिटी चीफ्स की, वो 2017 में न्यू दिल्ली इंडिया ने होस्ट की, 18 में बांग्लादेश ने होस्ट की, 19 में थाईलैंड ने, फिर गैप आ गया इधर बीच में। अब 2024 में इसको म्यांमार होस्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब बिम्स्टेक की शुरुआत कब हुई थी? कौन से ईयर में एग्जिस्टेंस में आया था? 1997 में। 7 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। और हेडक्वार्टर्ड कहाँ है ये? हेडक्वार्टर्ड बांग्लादेश के अंदर है, ढाका बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अगली जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि इंडिया और यूएसए ने साइन किया है कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट। कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट इंडिया ने कौन से देश के साथ साइन किया? यूएसए के साथ। अब क्या इन्फ्लुएंस क्या है इसका? इस अग्रीमेंट से क्या होगा? देखिए, हमारे जो भी एंटीक सामान यूएसए के पास पड़े होंगे, इस अग्रीमेंट की वजह से अब वो हमें जल्दी लौटा देगा। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी सारे सामान हमारे लौटाए हैं जो इलीगली इस देश से लिए गए थे, जैसे कि ब्रिटेन ने लिया था हमारा कोहिनूर, है ना। इसी तरह से हमारे बहुत सारे सामान हैं जो दूसरे देश ले जा चुके हैं ओवर द सेंचुरीज। तो इस अग्रीमेंट से जो हमने यूएसए के साथ किया है, यूएसए के पास हमारे जो भी एंटीक सामान होंगे वो रिटर्न करेंगे, और अगर हमारे पास हुए तो हम भी रिटर्न करेंगे। वैसे ऐसा उल्टा होने का चांसेस बहुत कम है। हिस्टोरिकल कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में, जिससे इलीगल ट्रैफिकिंग जो है कल्चरल प्रॉपर्टी की, जो हमारी कल्चर का हिस्सा रही है, अगर इलीगली उसको ले जाया गया है तो वापस भेजा जाएगा। और हमारी तरफ से ये साइन किसने किए हैं? यूनियन कल्चरल सेक्रेटरी ने, गोविंद मोहन जी। और अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग चल रही है उसी के दौरान ये भी सिग्नेचर हो गए। तो एक पंथ दो काज, एक चीज़ से दो बेनिफिट हो जाए। स्मूथ रीपेट्रिएशन में हेल्प करेगा। रीपेट्रिएशन यानी जहां की वो पैतृक संपत्ति है, जिस देश की वो सामान है, उस देश तक पहुंचा दी जाएगी। यूएस के पास हमारे 297 आइटम्स हैं जो अब रीपेट्रिएट इस एग्रीमेंट के तहत बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगली जो खबर है वो इंडिया और यूके के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। अभी इंडिया और यूएसए पढ़ा था हमने, अब इंडिया और यूके है। इंडिया और यूके ने लॉन्च किया है एम्बिशियस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव हमने कौन से देश के साथ लॉन्च किया? यूके के साथ में किया। इसका मेन पर्पस क्या है भाई? देखो, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई ले लो, क्रिटिकल मिनरल्स ले लो, टेलीकम्युनिकेशन ले लो, इसी का ज़माना है। तो इन दोनों देशों के बीच में जिस भी तरह का ट्रेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा उसको और स्मूथ करने के लिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको हटाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, टीएसआई, ठीक है। अब इसके तहत टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत जो भी ट्रेड प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें न्यू टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान हो रहा है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। इससे दोनों देशों की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग होगी, जैसे कि टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई। इसमें दोनों देश एक दूसरे का और सहयोग कर पाएंगे और ट्रेड को स्मूदन अप कर पाएंगे। देन अभी जो यूनेस्को की मीटिंग इंडिया में चल रही है 31 जुलाई तक चलेगी, तो उसमें टोटल 25 नई साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दी गई हैं, ठीक है। इंडिया की बात नहीं हो रही है, ग्लोबली बात की जा रही है। सो 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग जो भारत में चल रही है, पहली बार भारत होस्ट कर रहा है, उसमें टोटल 25 नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस बार ग्लोबली शामिल कर ली गई हैं, जिनमें से 19 कौन सी कैटेगरी की है? कल्चरल, 4 नेचुरल और 2 मिक्स कैटेगरी की साइट है, राइट। इंडिया की अगर हम बात करें तो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपने पढ़ा होगा, असम के मोइदम्स ऐड हो गए हैं, राइट। और उसके बाद उसके एडिशन के बाद हम 6th नंबर पे आ गए हैं ग्लोबली,
यानी कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उस लिस्ट में हम 6th नंबर पे हैं, इंडिया। चलो जल्दी से बता दो टॉप नेशन कौन सा है मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फिर हम चलते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मिले हैं अपने नए डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी मिले हैं, और उनका नाम है एचएस ढालीवाल। एचएस ढालीवाल जी बने हैं नए डीजीपी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। मैं अगर आपके ऊपर अंडा फेंकूं तो खड़े रहोगे, ढाल पकड़ लोगे सामने, कुछ ना कुछ जो भी वो ढाल की तरह सामने करोगे ना, तो बस डीजीपी अंडमान एंड निकोबार के ढाल से ढालीवाल जी बन गए हैं। इन्होंने सक्सीड किया है श्रीवास्तवा जी को। फिर हम आते हैं सुहेल एजाज खान जी के एक अपॉइंटमेंट पे। सुहेल एजाज खान, अगर आप बहुत समय से परचम से पढ़ रहे हो तो ये नाम याद होगा आपको। इनको बनाया गया था एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। ये जो सऊदी अरेबिया है इसका एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया था। अब कॉन्करेंटली एक और देश का इंडियन एम्बेसडर इन्हें बना दिया गया है, एंड दैट इज यमन, यमन का। तो सुहेल एजाज खान जो कि सऊदी अरेबिया के ब्रांड एम्बेसडर थे इंडिया से, अब वो यमन के भी होंगे। बस ये न्यूज़ है आपको, राइट। और यमन देख लीजिए वेस्ट एशियन कंट्री है और ये सदर्न अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा है। इसकी कैपिटल सना है। देन न्यूज़ आ रही है दैट ओपन एआई जिसका चैट जीपीटी चलता है ना, अब उसने सर्च जीपीटी भी लॉन्च कर दिया है। अभी ये लिमिटेड एक्सेस के साथ ही लॉन्च किया है स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स और पब्लिशर्स के लिए, लेकिन सर्च जीपीटी आ गया है और ये गूगल को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। गूगल पे जैसे आप सर्च करते हो, सर्च इंजन है गूगल और वो आपको सारी चीज़ें देता है, इसी तरह से सर्च जीपीटी क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी रियल टाइम अपडेट है, यानी अभी फिलहाल क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, वो आपको उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सर्च करके दे देगा। सो सर्च जीपीटी कौन सी कंपनी का है, ओपन एआई का है। और थोड़े ही समय पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसका जो बिंग सर्च इंजन है ना, उसमें एआई फीचर ऐड किया था। बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें भी एआई फीचर डाला गया और ओपन एआई ने अब सर्च जीपीटी लॉन्च कर दिया है। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ। ये स्पोर्ट्स होगा, उसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में देखिएगा कि फ्रांस होस्ट करेगा विंटर ओलंपिक 2030। विंटर ओलंपिक की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। अभी चल रहे हैं पेरिस ओलंपिक है ना, पेरिस समर ओलंपिक है। कौन से ईयर में हो रहा है, 2024 में हो रहा है। अगला समर ओलंपिक कब होगा, 2028 में होगा। कहाँ होगा जल्दी बताओ कहाँ होगा जल्दी बताओ। अब विंटर ओलंपिक अगर आप देखो तो समर ओलंपिक के 2 साल बाद होता है। 2024 में विंटर ओलंपिक हो रहा है तो 2026 में 2024 में समर ओलंपिक हो रहा है तो 2026 में विंटर ओलंपिक होगा। इसके बाद 2030 में विंटर ओलंपिक होगा। 2026 का विंटर ओलंपिक कौन होस्ट करेगा, इताली, और 2030 का फ्रांस। आ गई यहां तक बात समझ में। ये पेरिस है, ये आप मुझे बताओगे 2028 का समर ओलंपिक्स कौन होस्ट करेगा। चलिए तो न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रेंच एल्प्स टू होस्ट 2030 ओलंपिक विंटर गेम्स। फ्रेंच एल्प्स क्यों लिखा, क्योंकि फ्रांस में एल्प्स हैं, एल्प्स पे बर्फ है और बर्फ चाहिए विंटर ओलंपिक्स करवाने के लिए, राइट। तो 26th एडिशन ऑफ विंटर ओलंपिक गेम्स 2030 फ्रांस में होगा और ये 4th टाइम होगा जब फ्रांस होस्ट करेगी विंटर ओलंपिक को। सबसे पहले 1924 में और रिसेंटली 1992 में होस्ट किया था, बीच में 68 में। और अगला यानी 2026 का जो विंटर ओलंपिक होगा वो इटली में होगा। उसको मिलानो कॉर्टिना 2026 कहा जा रहा है बिकॉज मिलान और कॉर्टिना दे एम्प्रेजो में इसको होस्ट किया जाएगा। देन देखिएगा कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, स्टेट लेवल पे ही है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। उसको अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट मिले हैं अजिंक्य नायक। सो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे छोटे उम्र के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अजिंक्य नायक बने हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, नथिंग मोर टू इट। एंड इम्पॉर्टेंट, ओलंपिक से सबसे पहली खुशखबरी क्या आई है कि अभी तक हमारे पास विमेन शूटिंग में, शूटिंग जो विमेन ने की हो उसमें अभी तक कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं था। तो पहली वुमेन शूटर जो भारत के लिए ओलंपिक मेडल लाई हैं वो कौन बन गई हैं, मनु भाकर बन गई हैं। मनु भाकर हैज वन ब्रॉन्ज मेडल इन विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। शूटिंग बोलने से काम नहीं चलेगा, शूटिंग में भी कौन सी कैटेगरी, 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर पहली महिला शूटर बनी हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल भारत के लिए जीता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और अब इसके बाद ये भी देखिएगा, ये आपके लिए मैंने पूरी स्टैटिक की स्लाइड डाली और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शूटिंग की ही दुनिया से अभी तक बहुत सारे मेडल आ चुके हैं हमारे पास। शूटिंग की दुनिया से सबसे पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा लेकर के आए थे, लेकिन शूटिंग की दुनिया में सबसे पहला मेडल, ओलंपिक मेडल
राज्यवर्धन सिंह राठौर जी लेकर के आए थे। उसके बाद अभिनव बिंद्रा, फिर गगन नारंग, विजय कुमार, सारे बॉयज थे। पहली बार एक विमेन है या गर्ल है जो कि हमारे लिए ओलंपिक मेडल लेकर के आई हैं विमेन शूटिंग के अंदर, ठीक है। अब ये सारे आपको ओलंपिक फीमेल्स या विमेन मेडल विनर्स दिख जाएंगी। इनमें 2024 का नहीं डाला है हमने, मनु भाकर का नहीं डाला है, बाकी 2000 से 2020 तक का मिल जाएगा। सबसे पहला विमेन ओलंपिक मेडल हमारे लिए कौन लेकर के आई थी? कर्णम मल्लेश्वरी लाई थी वेट लिफ्टिंग में 2000 के अंदर, राइट। और 2020 के अंदर हम 3 मेडल मिले थे। सो ये सब स्लाइड अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी काम की है। फिर हम चलते हैं T20 इंटरनेशनल में भारत के नए कप्तान कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जी को नाम दे दिया गया है T20 इंटरनेशनल कैप्टन के तौर पे। रोहित शर्मा जी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर ही दिया था। उसके बाद हु विल बी द कैप्टन ऑफ T20 टीम फ्रॉम इंडिया? सूर्य कुमार यादव। एंड देन फाइनली फीफा मेंस रैंकिंग सामने आई है, यानी इंटरनेशनल फुटबॉल की मेंस रैंकिंग, और उसके अंदर भारत का रैंक कौन सा है? जो पहले था हमने मेंटेन किया हुआ है 124th पोजीशन। भारत ने मेंटेन किया 124th पोजीशन इनटू फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। टॉप पोजीशन अर्जेंटीना की रही। अर्जेंटीना ने हाल ही में कोपा अमेरिका भी जीता था। सेकंड पोजीशन पे कौन से देश की टीम रही? फ्रांस रही, और हम 124th पे रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेली सीए सेशन फॉर टुडे। ये मुझे पूरा दोबारा से पढ़ाना पड़ा बिकॉज पहली बार वाली रिकॉर्डिंग में साउंड ही नहीं आया था। मैंने पूरा 1 घंटे का सेशन ले लिया आपको, और बाद में देखा अरे साउंड ही नहीं, म्यूट हो गई पूरी रिकॉर्डिंग। एनी विच वेज, चलिए सो ये पूरा हमने पढ़ लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। वेयर विल द 26th विंटर ओलंपिक गेम्स 2030 बी हेल्ड? 26th एडिशन ऑफ विंटर ओलंपिक 2030 कहाँ होस्ट होगा? फ्रेंच एल्प्स में। फ्रांस होस्ट करेगा, और फ्रेंच एल्प्स भी हम बोल सकते हैं बिकॉज बर्फ की पहाड़ियां, फ्रेंच एल्प्स वही हैं। हु इज द फर्स्ट वुमन शूटर फ्रॉम इंडिया टू विन एन ओलंपिक मेडल? पहली वुमन शूटर भारत से जिनको ओलंपिक मेडल मिला है, आंसर क्या हो जाएगा? मनु भाकर 10 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के नए गवर्नर। राजस्थान के रेगिस्तान में आप भाग रहे हो, ऐसे कर लो, नहीं तो बैग में मिट्टी बन रहे थे। क्या था, क्या आंसर होगा? बागड़े जी, हरिभाव किशन राव बागड़े। बहुत जल्दी आपके लिए सीएम और गवर्नर वाला वीडियो लाऊंगी मैं, ठीक है, डोंट वरी। हु हैज बीन कन्फर्ड विथ वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024? वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 किसे मिला? वी से ही नाम है इनका, डॉक्टर वी वेदाचलम। ओके, then in Kantar's brand inclusion index 2024 which brand was ranked as most inclusive in India? भारत में कंतार ब्रांड इंक्लूसिव इंडेक्स में मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड कौन सा था? ऑप्शन ही नहीं है, गूगल होगा। ऑप्शन में कुछ गलती है बाबा, ये हटा दो, इसकी जगह गूगल मान लो ठीक है, और 4th को राइट कर दो, गूगल इज द आंसर। देन विच कंट्री अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 24-25? 2024-25 के पीरियड के लिए ADPC कि चेयरमैनशिप कौन सी कंट्री के पास आई है? आंसर क्या होगा? इंडिया, इंडिया के पास आई है। एंड देन विच पब्लिशर रिलीज सुदीप्ता सेनगुप्ता's मेमोयर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता था ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स किसने लिखी है, तो सुदीप्ता सेनगुप्ता होना चाहिए, लेकिन रेयरली ही सही पर पब्लिशर भी पूछ लिया जाता है। सो इस किताब के पब्लिशर कौन है? आई एम श्योर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हार्पर कॉलिंस इंडिया, हार्पर कॉलिंस इंडिया। And this is your question of the day. Who has been appointed as governor of मेघालय? मेघालय के गवर्नर के तौर पे किसको, राज्यपाल के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है? सो ये था आज का सेशन। सॉरी फॉर द डिले, पर इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने तो डबल मेहनत की है, वापस से री रिकॉर्ड किया आज का सेशन, पर आई रियली होप मेहनत सफल रही होगी। सबको जो पढ़ाया समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट सेशन थी, काफ़ी सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, पकड़ अच्छे से कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम और परचम ऐप पे मिल जाएगा। एक बार रिविजन आज पूरे दिन में कभी भी ज़रूर से कीजिएगा, उसके बाद फिर वीकली रिविजन पे आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बीच में और रिविजन नीडेड नहीं होगा। This was all from my side for today. See you again. Take good care of yourself. Bye bye.